वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल विवेकानंद करियर पॉइंट। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया था और आज हम जो हैं वो इसी के ही आगे की प्रक्रियाएं या आगे के प्रावधानों को देखते हैं। तो हमने आर्टिकल 61 के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था और आज हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 57 के ऊपर। 57 से शुरू कर लेते हैं। आर्टिकल 57 के अंतर्गत हम बात करें तो 57 में है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की प्रावधान। पुनर्निर्वाचन संबंधी प्रावधान जो है वो आर्टिकल 57 में 57 में वर्णित है। आर्टिकल 57 ये साफ साफ शब्दों में कहता है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर चुका है तो वह दोबारा राष्ट्रपति बनने का योग्य होगा। सिर्फ इतनी ही बात कहता है। यानी कि अगर इसको यूँ समझे कि संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति कितनी बार अधिकतम पद ग्रहण कर सकता है, लेकिन ये ज़रूर लिखा है कि वह दोबारा बन सकता है। अब ये दोबारा कितनी बार हो सकता है ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब राष्ट्रपति के लिए कोई भी समय सीमा नहीं है कि वह अधिकतम कितनी बार बन सकता है। और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो उसके लिए लगभग 2 कार्यकाल ही है। यानी कि 2 कार्यकाल के पश्चात कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर चुका है अमेरिका में, वो दोबारा तो वहाँ राष्ट्रपति के लिए चुनावों में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। और बात करें भारतीय इतिहास की तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत अभी तक केवल हमारे एक ही राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार कार्यकाल संभाला है और वो हैं हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो 1952 से लेकर के 1962 तक उन्होंने लगातार 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया और उसके बाद वर्तमान तक तो अभी ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं आई है जब किसी राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल तक कार्य किया। ये था हमारा आर्टिकल 57 के ऊपर बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 60 के ऊपर। आर्टिकल 60 जो है वो राष्ट्रपति की शपथ को लेकर बात करता है। आर्टिकल 60 जो है 60 जो है वो ये कहता है कि जब राष्ट्रपति का उम्मीदवार जो है वो चुनाव में जीतने के बाद राष्ट्रपति की शपथ लेगा तो वह शपथ दिलाएगा कौन से, कौन वह व्यक्ति होगा जो राष्ट्रपति को उसकी शपथ दिलाएगा पद की। तो आर्टिकल 60 जो है वो ये साफ साफ शब्दों में कहता है कि हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाएगा। और राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रारूप है मित्रों, जो फॉर्मेट है, वो प्रारूप भी आपको अनुच्छेद 60 में ही मिलेगा, अनुसूची 3 में नहीं है। जब हम बात करते हैं हमारे देश की अनुसूचियों की, संविधान की अनुसूचियों की, तब हम ये कहते हैं कि हमारे संविधान के अंतर्गत टोटल 12 अनुसूचियां हैं और उन 12 अनुसूचियों में से अनुसूची 3 जो है वो उसमें शपथ के प्रारूपों का वर्णन है। वो शपथ का प्रारूप जो प्रत्येक व्यक्ति किसी विशेष पद को ग्रहण करने के पश्चात बोलता है। और ऐसी ही एक शपथ है राष्ट्रपति की शपथ, जिसमें वो शपथ लेता है संविधान की रक्षा की, संविधान के संरक्षण की, परिरक्षण की। और उस शपथ के बारे में जो भी प्रावधान है, जो भी फॉर्मेट है, वो अनुसूची 3 में न मिलकर के आपको आर्टिकल 60 में मिलेंगे। ये थे राष्ट्रपति की शपथ के बारे में कुछ छोटी सी बातें। अब आर्टिकल 59 के ऊपर बात कर लेते हैं। आर्टिकल 59 जो है वो राष्ट्रपति के पद की सेवा शर्तें एंड वेतन भत्तों के ऊपर बात करता है। वेतन भत्ते आर्टिकल 59 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को वेतन भत्ते जो हैं उस प्रकार के मिलेंगे जो हमारे देश की संसद डिसाइड करेगी। संसद के द्वारा विधि बनाकर, कानून बनाकर तय किए गए वेतन भत्ते का लाभ राष्ट्रपति के द्वारा उठाए जाते हैं। ठीक है, ये था। अब बात करें वेतन भत्तों संबंधी अनुसूची कौन सी है, तो वेतन भत्तों संबंधी अनुसूची आपकी दूसरी अनुसूची, यानी कि राष्ट्रपति को कितने वेतन मिलेंगे, कितना वेतन मिलेगा, उसका उल्लेख अनुसूची 2 में है। ये था हमारा आर्टिकल 57, 60 और 59 के संबंध में।
कल हमने 61 पर बात कर ली थी। आज हम बात कर लेते हैं बाकी के गिने चुने अनुच्छेदों पर, और उन्हीं में से एक अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल 62, अनुच्छेद 62। आर्टिकल 62 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 62 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, राष्ट्रपति का पद जो है वो आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए, तब उस आकस्मिक रिक्ति के संबंध में क्या प्रावधान होने चाहिए, ऐसी कुछ बातें जो हैं वो लिखी हुई है। क्लियर। आर्टिकल 62 जो है वो ये कहता है यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से खाली हो जाए तब ऐसी कंडीशन में 6 माह के अंतर्गत चुनाव जो हैं वो करवाए जाएंगे, और उस 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम जो है वो हमारे देश का उपराष्ट्रपति करेगा। यानी कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है, एड होक प्रेसिडेंट के रूप में, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकता है, तो हम कहेंगे साहब 6 माह तक। क्लियर। अब सपोज करते हैं कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, कि राष्ट्रपति का पद भी खाली है और उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, तो उन दोनों ही सूरतों में काम कौन करेगा। तब ऐसी कोई कंडीशन आ गई, तब उस कंडीशन में पावर जो है वो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हम भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो ये पदभार ग्रहण करेगा। अब बात करें भारतीय इतिहास के संदर्भ में कि क्या कभी ऐसी कोई कंडीशन आई है जब बात यहाँ तक पहुँच गई हो। चलिए बात कर लेते हैं। बात है 1967 की। 1967 में हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो 2 वर्ष तक ही कार्यकाल संभाल पाए, और उसकी बाद जो है वो उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। और जब 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, तब उस समय हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर वी गिरी। तब हमारे देश के राष्ट्रपति थे वी गिरी। अब वी गिरी ने जो है वो कुछ समय तक तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला, लेकिन थोड़े ही समय पश्चात उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति के पद से भी त्याग पत्र दे दिया था। वो इसलिए ताकि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सके। तो अब यूँ समझिए मित्रों कि राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया और उपराष्ट्रपति ने भी रिजाइन दे दिया। तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम सौंपा गया हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश को, और उस समय के हमारे मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह। और एम हिदायतुल्लाह हमारे देश के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और इसी संदर्भ के ऊपर जो है वो आर्टिकल 62 जो है वो हमारा बात करता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 71 के ऊपर। आर्टिकल 71 जब हमने बात की थी अनुच्छेद 56 की पदावधि की, या आर्टिकल 55 की राष्ट्रपति के चुनावों की रीति के ऊपर, उसी संदर्भ में आर्टिकल 71 को भी साथ में ही पढ़ा जाता है। आर्टिकल 71 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनावों में किसी प्रकार का कोई विवाद हो तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा। आर्टिकल 71 जो है वो बेसिकली इसी सब बातों को लेकर जो है वो बना हुआ है। तो आर्टिकल 71 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और चुनाव में कोई विवाद हुआ, कोई ऐसा मामला है जो राष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित है, तो उस विवाद का, उस मामले का निपटारा जो है अब वो कौन करेगा। तो आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है कि चुनावों का निपटारा जो है वो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय जो है वो मित्रों अपने आप में क्या होगा, अंतिम निर्णय होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ कहीं भी किसी भी प्रकार की सुनवाई या अपील नहीं की जाएगी, उसका निर्णय ही अंतिम होगा। आर्टिकल 71 जो है वो यहाँ तक बातें करता है। चलिए ये हमने बात कर ली थी राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ बेसिक सी बातें। अब हम शुरुआत करने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर, राष्ट्रपति की पावर्स को लेकर, शक्तियों को लेकर जो संविधान में उसके लिए वर्णित है। तो
हेडिंग डालते हैं हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अब अगर हम बात करेंगे राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों के ऊपर तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो हैं वो बहुत हिस्सों में जो है वो डिवाइड है, उसे बांट कर जो है वो पढ़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें शक्तियों के ऊपर तो पहले प्रकार की जो राष्ट्रपति की शक्ति कहलाती है वो है कार्यपालिका शक्ति, लेजिस्लेटिव शक्तियाँ। दूसरे प्रकार की जो शक्तियाँ राष्ट्रपति की कहलाती हैं वो है विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ। और तीसरे प्रकार की जो पावर कहलाती है आपकी वो है न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक पावर, न्यायिक शक्तियाँ। उसके अलावा भी कई है, जैसे कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायिक शक्तियाँ हैं। उसके अलावा वित्तीय शक्तियाँ हैं, जैसे राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है, आर्टिकल 280 के तहत वित्तीय शक्तियाँ हैं, है ना। उसके अलावा जैसे आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति है, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इस प्रकार की सारी शक्तियाँ जो हैं वो विधायी शक्तियाँ होंगी। आर्टिकल 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक मंत्री परिषद का गठन करता है, कार्यपालिका शक्ति, है ना। उसके अलावा राजनयिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियाँ। उसके अलावा राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ। और उसके अलावा राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियाँ, स्वविवेकीय शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति के पास लगभग इतने प्रकार की पावर्स हैं जिन्हें वो संविधान से पोजेस करता है, और उन्हीं सब शक्तियों के ऊपर आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा। तो सबसे पहले आज जिस पावर्स की हम बात करेंगे वो रहेगी हमारी विधायी शक्तियाँ, विधायी पावर्स राष्ट्रपति की। तो चलिए विधायी पावर्स के संदर्भ में जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास किस प्रकार की विधायी शक्तियाँ विद्यमान हैं। ठीक है, आर्टिकल विधायी शक्तियों के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आर्टिकल 79 के तहत। 79 में जो है वो एक हमारे देश की एक सबसे महत्वपूर्ण संस्था का गठन किया गया है, और उस सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम है हमारे देश की संसद। संसद का गठन जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णित है, और यहाँ तक कि उसकी संरचना के बारे में भी उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 79 जो है वो ये कहता है कि हमारे देश की संसद जो है वो उसके 3 अंग होंगे, और उस 3 अंगों में सबसे पहला अंग जो होगा वो होगा लोकसभा। दूसरे अंग की अगर हम बात करें तो दूसरा अंग जो है वो होगा राज्यसभा, और तीसरे और महत्वपूर्ण अंग के रूप में शामिल किया जाता है राष्ट्रपति का पद, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। इंग्लिश में इस टर्म का प्रयोग किया जाता है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये 3 हैं मित्रों जो आपस में मिलकर राष्ट्र संसद जो है उसका निर्माण करते थे। ठीक है, और आर्टिकल 79 के अंतर्गत संसद का हिस्सा है, अंग है राष्ट्रपति, जो उसकी विधायी शक्तियों में काउंट किया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं हमारे देश में संसद का काम क्या है। आखिर क्यों संसद को विधायी शक्तियों में या फिर राष्ट्रपति को संसद के अंग होने के एवज में विधायी शक्तियों में काउंट किया गया? तो ध्यान से सुनना मित्रों, हमारे देश के अंतर्गत सेंटर की संस्था संसद एकमात्र ऐसी संस्था है जो देश के लिए कानूनों का निर्माण करती है, विधियों का निर्माण करती है ना। लॉ मेकिंग बॉडी है ये, विधि निर्माण वाली संस्था है, विधि निर्माणकारी संस्था है हमारे देश की संसद। क्लियर। और इस विधि निर्माणकारी संस्था का एक अंग है राष्ट्रपति, इसीलिए जो है ये इसकी विधायी शक्तियों में भी काउंट कर लिया जाता है। क्लियर यहाँ तक। अब जानते हैं कि आखिर राष्ट्रपति का रोल क्या है मित्रों, किस प्रकार से संसद का अंग जो है वो राष्ट्रपति को बनाया गया है, और राष्ट्रपति का संसद का अंग होना कहाँ तक जायज़ है, सारी बातों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं।
क्लियर यहाँ तक। अब हमने जाना कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है ना, और ये तीनों मिलकर ही जो हैं वो हमारे देश के लिए कानूनों का निर्माण करती हैं। क्लियर। चलिए अब कानून बनने की प्रक्रिया को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, जानते हैं कि हमारे देश में कानून बनते किस प्रकार से। तो सबसे पहले सिंपल अगर मैं शब्दों में आपको बताऊं, जब दोनों सदन, जब लोकसभा और राज्यसभा किसी भी विधेयक को हम बिल बोल देते हैं सिंपल भाषा में, किसी भी विधेयक को जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक को अपने यहाँ से पारित कर दे, पास कर दे, और राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति दे दे, साइन कर दे, तो वह विधेयक क्या बन जाएगा? आपका कानून बन जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? यानी कि बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कोई भी विधेयक कानून में तब्दील नहीं हो सकता। यानी कि राष्ट्रपति अभी अपने आप में एक तीसरा और आवश्यक अंग है। बिना राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी के कोई भी विधेयक जो है वो कानूनों का रूप नहीं लेगा। ये उसमें विधायी शक्तियों में काउंट किया जाएगा। अब जानते हैं कि राष्ट्रपति और ये दोनों जो है वो कैसे हमारे देश में कानूनों का निर्माण करते हैं। तो बेसिकली जो है वो मैं आपको विधि निर्माण की प्रक्रिया बता रहा हूँ हमारे देश में, और उसमें मैं आपको संसद की विधेयक से कानून बनाने की प्रक्रिया भी बता दूँगा, और साथ ही साथ हमारा राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए सबसे पहले हम जानते हैं विधेयकों के संबंध में। देखिए मित्रों, अगर मैं सिंपल शब्दों में विधेयक बताऊं तो किसी भी कानून को लेकर उसकी प्रारंभिक अवस्था में जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे हम विधेयक का नाम दे देते हैं। और अगर बात करें विधेयक की तो उसके अंदर का जो मैटर है, जिस विषय को लेकर वो विधेयक लाया जा रहा है, उस विषय के आधार पर विधेयकों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। और वो 4 प्रकार के विधेयक है कौन कौन से? तो सबसे पहले प्रकार का जो विधेयक है उसे साधारण विधेयक कहा जाता है मित्रों, साधारण विधेयक। और दूसरे प्रकार का जो विधेयक है उसे धन विधेयक की संज्ञा दी जाती है, धन विधेयक। और तीसरे प्रकार का जो विधेयक है उसे हम वित्त विधेयक कहते हैं। और चौथे और अंतिम प्रकार का जो विधेयक है वो है संविधान संशोधन विधेयक। ऐसा विधेयक जो संविधान में संशोधन करने के लिए लाया गया है उसे हम संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। और ये धन और वित्त विधेयक है। और उसके अलावा किसी सिंपल कानून को लेकर लाया गया विधेयक साधारण विधेयक है। जैसे अभी हाल ही में लागू हुए हमारे 3 कृषि कानून, वो तीनों प्रकार के कृषि कानून जो हैं वो हमारे साधारण विधेयक की कैटेगरी के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कैसे हमारे देश की ये संस्थाएं कानूनों का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले आज जिस विधेयक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो होगा हमारा साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के संबंध में हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ हेडिंग लगा देता हूँ आपका साधारण विधेयक, है ना, कैसे पारित होगा। अब साधारण विधेयक को लिए जो है वो कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 कि सबसे पहले आपको किस सदन में पेश करवाना होगा। देखो मित्रों, सिंपल प्रोसेस यही है कि पहले इन दोनों में पेश होगा, दोनों से पास होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति स्वीकृति देगा, कानून में तब्दील हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ये मतलब सार तत्व है उसका। लेकिन जब उसको हम थोड़ा सा गहराई में पढ़ते हैं तो कुछ बातें जो हैं वो जाननी जरूरी हो जाती है। जैसे सबसे पहले कहाँ पेश होगा? साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक के लिए शर्त नंबर 1 है कि आप उसे किसी भी सदन में पेश करवा सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब मान लेते हैं साहब कि वो प्रस्ताव जो है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश हुआ, है ना। ज़्यादातर जो साधारण विधेयक है वो यहीं पेश होते हैं क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व हमारे देश में लोकसभा ही करती है। क्लियर? अब यहाँ पेश हो, अब क्या होगा? लोकसभा में पेश के बाद उस विधेयक पर सबसे पहले होगी चर्चा। 545 सदस्य बैठे, चर्चा वगैरह करेंगे, है ना।
अपनी तरफ से कुछ सुझाव पेश करेंगे। कुछ ऐसे भी प्रावधान होंगे उस बिल के, उस विधेयक के, जिन पर कुछ सदस्य सहमति ना दे पाए, तो उनको भी जो है वो कहीं ना कहीं खारिज करने की बात चलेगी। सारा प्रोसेस यही होता है। चर्चा होगी, कुछ दिन चर्चा चलेगी और फिर जो है वो अल्टीमेटली उस विधेयक को मतदान के लिए रखा जाएगा ताकि विधेयक पर निर्णय लिया जा सके, है ना। अब मतदान में दो ही तो निर्णय होंगे, या तो विधेयक वो पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा, या फिर उस विधेयक को फेल कर दिया जाएगा, है ना। अगर वह विधेयक जिस सदन में पहले पेश हुआ है उसी सदन में फेल हो जाए तो वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि वह विधेयक जो है वो यहाँ से क्या हो गया मित्रों, पास हो गया। अब जैसे ही यहाँ से वो पास हुआ वैसे ही वो कहाँ जाएगा, अगले सदन में जाएगा, यहाँ पेश होगा। क्लियर। राज्यसभा के पास जाएगा। अब राज्यसभा में क्या होगी, राज्यसभा में सबसे पहले होगी उस विधेयक पर चर्चा, है ना। अब चर्चा के बाद दो चीज़ें हो सकती है, दो चीज़ें, या तो वह राज्यसभा जो है वो उस विधेयक में क्या कर दे, अपनी तरफ से क्या कर दे, कोई संशोधन कर दे, कोई परिवर्तन कर सकती है। भाई उसने यहाँ से जो विधेयक पास होकर यहाँ गया था राज्यसभा में, उसमें राज्यसभा को उसमें कई खामियां नजर आई। कुछ ऐसे प्रावधान थे जिन्हें सही किया जाना राज्यसभा की दृष्टि से लगा, तो राज्यसभा ने उसमें संशोधन कर दिया, उसमें फेरबदल कर दिया। पहली बात ये। दूसरी बात, राज्यसभा ने जो है वो बिना किसी संशोधन के उसे मतदान के लिए रख दिया और उसे फेल या पास करवा दिया। क्लियर यहाँ तक। एक ये और एक तीसरी पावर और है राज्यसभा के पास, कि राज्यसभा के पास वो विधेयक गया और राज्यसभा ने उस विधेयक पर किसी प्रकार की कोई चर्चा कभी की ही नहीं। चर्चा के लिए जो है वो सदस्यों के सामने उस विधेयक को पेश किया ही नहीं गया, और ऐसा करने की जो अधिकतम अवधि है वो 6 माह, यानी कि 6 माह बीत गए और राज्यसभा ने उस विधेयक पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की। अब तीनों ही सूरतों में क्या होगा, अलग अलग बातें हैं, ध्यान से समझ लेना। अब पहली बात, यहाँ से पास हुआ, हम मान के चलते हैं कि साहब यहाँ से भी वो विधेयक क्या हो गया, पास हो गया। दोनों ही सदनों से पारित वह विधेयक अब कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, है ना, साइन होने के लिए, स्वीकृति के लिए। अब राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति देगा अनुच्छेद 111 के तहत। हमारे संविधान में लिखा है कि कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत जो है उसे स्वीकृति प्रदान करेगा। अब अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के निर्णय जो हैं लेने की पावर है। सबसे पहला जो निर्णय राष्ट्रपति ले सकता है वो ये कि उस विधेयक को स्वीकार कर दे, एक्सेप्ट कर ले, और अगर उस विधेयक पर स्वीकार कर देता है तो वह विधेयक बन जाएगा आपका कानून और उसे लागू कर दिया जाएगा। दूसरी जो पावर है उस पावर के अंतर्गत राष्ट्रपति साइन करने से मना कर दे, स्वीकार करने से मना कर दे, अस्वीकार कर दे, तो वह विधेयक कानून में तब्दील नहीं होगा और वह विधेयक समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वह विधेयक। क्लियर। राष्ट्रपति की पावर देखिए। अब तीसरी बात, ना तो साइन करे ना ही कैंसिल करे, राष्ट्रपति उसे वापस भेज दे, उसे पुनः विचार के लिए वापस भेज दे। राष्ट्रपति के पास विधेयक है, राष्ट्रपति ने चेक किया कि हाँ ठीक है साहब, ये सब गलतियां हैं, उसने कहा भी थोड़ी बहुत किंतु परंतु है, उसमें थोड़ी बहुत त्रुटिस हैं, गलतियां हैं, आप क्या कीजिए उसको दोबारा देखिए और चेक कर लीजिए। क्लियर। चलिए, तो इन 3 पावर का प्रयोग राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के अंतर्गत करता है। 1 बाय 1 हमने इसको समझ लिया। अब थोड़ी सी जो तीसरी पावर है उसको हम ध्यान से देखते हैं। अब राष्ट्रपति ने तीसरी पावर का प्रयोग किया और वापस भेज दिया इन्हीं दोनों सदनों में इस विधेयक को। अब इन दोनों विधेयकों ने क्या किया, इन दोनों सदनों ने क्या किया, अब इस लोकसभा ने उस विधेयक को अपने यहाँ दोबारा पेश किया
दोबारा चर्चा करवाई, दोबारा मतदान करवाया और दोबारा पास करवाया। राज्यसभा में गया, राज्यसभा में वो विधेयक दोबारा पेश हुआ, दोबारा चर्चा हुई, दोबारा मतदान हुआ, दोबारा पास हो गया। अब वह विधेयक राष्ट्रपति के पास गया दोबारा से। अब की बार जब उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजा गया है, राष्ट्रपति इन तीनों में से किस शर्त, किस निर्णय को लेगा? अब ये बात जाननी यहाँ जरूरी है, तो ध्यान से सुनना। इन तीनों में से राष्ट्रपति जो है वो अब की बार केवल एक ही निर्णय ले सकता है, और वो ये कि उसे हर हाल में वो विधेयक साइन करना पड़ेगा। यानी कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को जब दूसरी बार उसके पास आता है तो स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी है। क्लियर? अब उसे ही कुछ यूँ समझिए कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को, किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितनी बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता? तो हम कहेंगे केवल और केवल एक बार, है ना। अब ये एक बार कैसे आया ये आप समझ गए। क्लियर यहाँ तक? ये हमने बात कर ली राष्ट्रपति की कुछ पावर्स की। अब थोड़ी सी और चीज़ देख लेते हैं। अब पास के अंतर्गत हम ना बात करके हम बाकी कंडीशंस पर बात करते हैं कि मान लो यहाँ लोकसभा में पास हुआ, चर्चा हुई, मतदान हुई, पास हो गया। राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने क्या कर दिया साहब, उसमें कोई ऐसा संशोधन कर दिया और कोई ऐसा परिवर्तन किया जिससे लोकसभा खुश नहीं है, लोकसभा सहमत नहीं है उस संशोधन से, कोई ऐसा चेंज कर दिया। पहली कंडीशन, पहली शर्त ये है। दूसरी कंडीशन कि लोकसभा ने तो उस विधेयक को पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा में वह विधेयक फेल हो गया। मित्रों, उस विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम उन विधेयकों की ऊपर बात कर रहे हैं जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी साधारण विधेयक को लेकर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उस गतिरोध को लेकर विधेयकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, उन प्रभावों को हम चर्चा कर रहे हैं इस समय। तो हमने पहली बात की कि यहाँ से पारित विधेयक को यहाँ संशोधित कर दिया गया और उस संशोधन से ये वाला सदन सहमत नहीं है, ये सहमत नहीं है, इसने कहा भी गलत किया, हमने जो परिवर्तन किया था वही सही था। दूसरी बात, इसने पास कर दिया, इसने तो अब की बार फेल ही कर दिया। ऐसी सूरत में उस विधेयक का क्या होगा भाई? क्या वह विधेयक समाप्त हो जाएगा? और तीसरी बात, इसने पास कर दिया और इसने 6 महीने तक कोई निर्णय ही नहीं लिया। मित्रों, मतलब टाइम बीतता गया और उसने निर्णय लिया नहीं, और ऐसे करते करते 6 महीना, आधा साल गुजर गया, चर्चा के लिए नहीं रखा। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, है ना? तो ये दोनों ही सदनों में गतिरोध है, और इस गतिरोध को रोकने की पावर भी राष्ट्रपति को ही दी गई, और राष्ट्रपति इन तीनों ही शर्तों के अंतर्गत राष्ट्रपति को पावर है कि वह दोनों ही सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो हाँ जी मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किए जाने वाले उस संयुक्त अधिवेशन की, जिसकी शर्तें अभी हमने जस्ट पढ़ी हैं। हम सबको पता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है आर्टिकल 108 के तहत, लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो शर्तें हैं वो हमने जस्ट अभी पढ़ी है। क्लियर? अब संयुक्त अधिवेशन में होता क्या है? संयुक्त अधिवेशन में कुछ नहीं मित्रों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कंबाइंड रूप से एक ही जगह, एक ही स्थान पर बिठा दिया जाता है और उस विधेयक को दोबारा उन दोनों के सामने पेश किया जाता है, और फिर वहाँ दोबारा वोटिंग होती है, और वोटिंग में फिर बहुमत से निर्णय लिया जाता है, और अगर बहुमत में निर्णय पास की तरफ जा रहा है तो वह विधेयक पास हो जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, साइन करता है राष्ट्रपति, कानून में तब्दील हो जाएगा। इतनी सी बात है। क्लियर? अब ये भी बात कर लेते हैं लगे हाथ की जब संयुक्त अधिवेशन होगा, जब लोकसभा राज्यसभा कंबाइंड रूप से बैठेगी, तब उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। देखो मित्रों, जब लोकसभा की अपनी अलग सेपरेट बैठक होती है तब लोकसभा का जो स्पीकर है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, वो उसकी अध्यक्षता करता है। लेकिन वहीं जब राज्यसभा की अलग बैठक चल रही होती है तब राज्यसभा का सभापति यानी कि हमारे देश का उपराष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता करता है। लेकिन जैसे ही दोनों कंबाइंड बैठे तब अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो ध्यान से सुना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है।
ऐसी सूरत में जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों कंबाइंड बैठी हों, तब ऐसी सूरत में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने की पावर आ जाती है हमारे देश के स्पीकर के ऊपर, लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर। वो अध्यक्षता करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ कि यदि संयुक्त अधिवेशन की हम बात करें तो क्या हमारे देश में कभी संयुक्त अधिवेशन हुआ है, और अगर हुआ है तो कितनी बार हुआ है। क्लियर? तो उन्हीं सब बातों को लेकर थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि हमारे देश में अब तक वर्तमान तक टोटल 3 जो हैं वो संयुक्त अधिवेशन किए जा चुके हैं। 3 बार। सबसे पहली बार जो है वो 1961 में किया गया था। क्लियर? दहेज उसके बाद 1978 में, और फिर वर्ष 2002 के अंतर्गत 3 ही बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन किया गया है ना। और आपको मेरे को ये बताना है कि किन वो विधेयक कौन कौन से हैं जिन विधेयकों को लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। कमेंट बॉक्स में जो है उन विधेयकों के नाम आपने ज़रूर डालने हैं विद वर्ष, उन वर्षों के साथ। और बाकी की जो भी जानकारी है राष्ट्रपति को संदर्भ में लेकर वो हम इन फ्यूचर करते रहेंगे। और आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।